नमस्कार दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आने वाले पेंशन धारकों के लिए नए और बड़े 4 बदलाव कर दिए जा चुके हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए भी इसको लेकर दोस्तों बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो आखिरकार ईपीएफओ ने कौन से ऐसे 4 नियम बदले हैं जिससे ईपीएस पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। इन नियमों के बारे में और इन लाभों के बारे में विस्तार से दोस्तों बात आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे और साथ ही हम आप सभी को बताने वाले हैं कि ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए आखिरकार खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। प्रो राटा नियम के तहत पेंशन आप सभी के लिए मंजूर हो चुकी है और हायर पेंशन के जो आवेदन हैं वो फिर से दोस्तों हम सभी के लिए क्लियर होने वाले हैं। इसको लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। साथ ही जो केंद्र सरकार के तहत 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और 78 लाख के आसपास के पेंशन धारक हैं, उन सभी पेंशन धारकों के लिए भी गुड न्यूज आ रही है कि 18 महीने का बकाया जो उनका डीए एरियर था वो दोस्तों अब आप सभी को खाते के अंदर मिलेगा। लेकिन कब से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये जानकारी आप सभी के लिए क्लियर कर दी जा चुकी है। तो इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि ईपीएफओ के नियमों के अंदर क्या 4 बड़े बदलाव हुए जिससे ईपीएस पेंशन धारकों के लिए क्या क्या खुशखबरी आई है। इससे पहले आप सभी से एक ही निवेदन करेंगे कि दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि पेंशन को लेकर लेटेस्ट न्यूज क्या है। ईपीएफओ ने 4 नए नियम कौन से लागू किए हैं जिससे ईपीएस 95 पेंशन में इजाफे को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है जो कि पेंशन धारकों और ईपीएफओ को प्रभावित करेंगी। इन बदलावों का उद्देश्य पेंशन प्रणाली को और भी अधिक पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है। नए नियमों में यहाँ पर पेंशन भुगतान प्रणाली का केंद्रीकरण, सरलीकरण, पीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया और ईपीएस 95 पेंशन में संभावित जो बढ़ोतरी है वो शामिल है। तो चलिए इन तीनों टॉपिक के बारे में जानते हैं कि कैसे पेंशन भुगतान का विकेंद्रीकरण किया गया है, सरलीकृत पेंशन जो है पीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया क्या होगी और ईपीएस 95 पेंशन में संभावित वृद्धि क्या होने वाली है। इसके बारे में दोस्तों इन परिवर्तनों से लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों और ईपीएफओ के सदस्यों को लाभ होने की उम्मीद है। विशेष रूप से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग जो लंबे समय से चल रही थी, तो दोस्तों वो इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को बताएंगे कि इन बदलावों के मुख्य प्रभाव क्या होंगे और कैसे आपको लाभ देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के बारे में। जहां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 1 जनवरी 2025 से ही केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि सीपीपीएस को लागू कर दिया है। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो पेंशन धारकों के लिए पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को बहुत ही ज्यादा आसान बनाता है। अब जो है पेंशन धारक भारत के किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकती हैं। साथ ही नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया जाएगा। बैंक या फिर शाखा के अधिकार क्षेत्र के कारण पीपीओ यहां पर ट्रांसफर करने की आवश्यकता भी आप सभी के लिए नहीं रहेगी। नए बैंकों और शाखाओं को आईएफएससी कोड के साथ सिस्टम को जोड़ना होगा। यूएएन केवाईसी के लिंक खाते का उपयोग पेंशन दावों के लिए अब किया जा सकता है। यह केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली का लाभ। वहीं दोस्तों सरलीकृत पीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ खाता धारकों की ट्रांसफर प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है। यह बदलाव उन सदस्यों के लिए उपयोगी है जो नौकरी बदलती हैं। नए पीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया की मुख्य बातों की बात करें तो कुछ ऑनलाइन ट्रांसफर आवेदकों के लिए पूर्व या फिर वर्तमान नियोक्ता के माध्यम से रूटिंग की आवश्यकता नहीं होगी। 1 अक्टूबर 2017 के बाद आवंटित और आधार से लिंक यूएन के लिए सीधे खाते ट्रांसफर किए जाएंगे। पुराने यूएन जो कि 1 अक्टूबर 2017 के पहले के हैं उनके लिए भी सरलीकरण प्रक्रिया यदि नाम, जन्म तिथि और लिंग समान है तो रहने वाली है। अब हम बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि के प्रस्ताव को लेकर भी आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर आई है। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति माह करने पर विचार कर रही है। ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो वर्तमान में जो पेंशन है 1000 रुपए प्रति माह जो कि 2014 से ही मिल रही है और इसमें दोस्तों प्रस्तावित जो न्यूनतम पेंशन बताई जा रही है 7500 प्रति माह की बताई जा रही है। इसके साथ साथ पेंशन धारकों की कुछ अतिरिक्त मांगे भी सामने आई है। मांगों की बात करें तो महंगाई भत्ता यानी कि डीए में वृद्धि हो गई। पेंशन धारकों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की मांग हो गई। ये तमाम मांगे जो है वो पेंशन धारकों की निकल कर आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन धारकों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात
बात की है और उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भी आश्वासन मिल चुका है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो इससे लाखों ईपीएस पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति जो है वो सुधर सकती है। ईपीएफओ ने संयुक्त घोषणा प्रक्रिया को सरल बनाया है और इस नई प्रक्रिया को एसओपी संस्करण 0.3 का स्थान दिया है। 1 अक्टूबर 2017 के बाद आधार पर आधारित यूएन से जुड़े सदस्य आईडी 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी यूएन वाले सदस्य आईडी जिनका नाम, जन्म तिथि और लिंक यूआईडीएआई द्वारा सत्यापित है। यूएन वाले सदस्य आईडी जिसका आधार यूआईडी द्वारा सत्यापित नहीं है या यूएन रहित या फिर मृतक सदस्य की आईडी है तो अपडेट दस्तावेजों को जमा करने के तरीके, नियोक्ता और दावेदारों के लिए संशोधित दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो हाल फिलहाल में आप सभी की पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाने और साथ ही पेंशन में 7,500 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर बड़े अपडेट आए हैं। ये सुधार आप सभी के लिए बजट 2025-26 के अंदर मंजूर होने की पूरी संभावना जो है वो आप सभी के लिए दर्शा दी जा चुकी है। ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए आई है। वहीं ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए अगली बड़ी खुशखबरी की बात करें तो प्रो राटा नियमों के तहत पेंशन आप सभी के लिए मंजूर हो गई है। हायर पेंशन के आवेदन जो हैं वो अब आप सभी के लिए फरवरी माह में जो है वो क्लियर होने वाले हैं। जी हाँ, तो दोस्तों बात करें तो यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने प्रो राटा नियम के तहत कर्मचारी पेंशन योजना की गणना को मंजूरी दे दी है, जो कि वेतन आयोग पर आनुपातिक पेंशन निर्धारित करेगा। इस संबंध में एक सर्कुलर जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त पेंशन चंद्रमौली चक्रवर्ती द्वारा हस्तांतरित भी कर दिया जा चुका है। हस्ताक्षर उसके हो चुके हैं, मंजूरी मिल चुकी है और सभी क्षेत्रीय और जोनल कार्यालयों को वो भेजा जा चुका है। अगर आप भी एक ईपीएस पेंशन भोगी है तो ये बेहद आप सभी के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए पेंशन भोगियों की प्रो राटा नियमों के तहत पेंशन कैसे मंजूर हुई है और हायर पेंशन क्या फरवरी तक क्लियर होंगे, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेश और श्रम मंत्रालय की स्वीकृति की बात करें तो श्रम मंत्रालय ने उन चिंताओं पर ध्यान दिया जो प्रो राटा नियम को लेकर विभिन्न पक्षों पर उठाई गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 में दिए गए अपने फैसले के तहत ट्रस्ट द्वारा संशोधित उपनियमों को भी मान्यता देने से इनकार कर दिया। यहां पर जिसके पास भी अपनी पीएफ ट्रस्ट व्यवस्था है उनके कर्मचारियों की हायर पेंशन पात्रता संबंधित ट्रस्ट के नियमों पर आधारित होगी। अतिरिक्त योगदान प्राप्त होने के बाद कर्मचारी हायर पेंशन के पात्र बन जाएंगे। रिवीजन के कारण लंबी राशि बकाया उनके महीने की यहां पर जो है साथ जोड़ी जाएगी। धारा 14B के तहत कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, लेकिन राशि पर ब्याज भी आप सभी को दिया जाएगा। तो आवेदन जो है 7 फरवरी तक आप सभी के लिए प्रोसेस होंगे, ऐसी बात बताई जा रही है। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने निर्देश दिया है कि हायर पेंशन के सभी पावर प्राप्त आवेदकों को 7 फरवरी 2025 तक निपटाया जाएगा। जी हां दोस्तों, 24 जनवरी तक सभी सत्यापित आवेदकों के लिए पेंशन भुगतान आदेश जारी किए जाएंगे। 5,000 से कम आवेदनों वाले कराले कर्मचारी उसी समय सीमा का पालन करना होगा। उस समय के भीतर ही प्रक्रिया पूरी न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की भी चेतावनी जारी कर दी जा चुकी है। वहीं सीपीएफ आयुक्त ने कार्यालय के आवेदनों को प्राथमिकता न देने और देरी पर नाराजगी जताई है। उच्च पेंशन की गणना के लिए भी समय पर निर्देश और अतिरिक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध करवाए गए हैं। केंद्रीय कार्यालय पर बार-बार निर्भरता को रोकने की सलाह दी गई है और कुछ कार्यालयों में समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कार्यालय के कर्मचारियों पर उचित कार्यवाही जो है वो की जाएगी। यानी कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त यानी कि सीपीएफ आयुक्त ने आप सभी के लिए बड़े निर्देश जारी कर दिए हैं कि अब चाहे ईपीएस पेंशन के मामले हो या हायर पेंशन के मामले हो, आप सभी के लिए 7 तारीख से पहले निपटाना सभी कार्यालयों को जरूरी है और वह केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के मुख्य कार्यालय पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। हर कार्यालय को अपने अधिकार क्षेत्र के हिसाब से अपने कामों को जल्द और खुद ही स्वतः निपटाना होगा। यह बड़ा अपडेट आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ रहा है।